तो आप जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ मीट। तो हम लोगों ने पहले प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन मीट इंडस्ट्री देखा, उसके बाद स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ मसल देखा, मीट देखा। अब उसके बाद मीट की न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो हम जानते हैं कि मीट इज ए वेरी न्यूट्रिशियस फूड, ऑलमोस्ट फुल्ली डाइजेस्टेबल। मतलब कि जो मीट है उसमें फैट है, प्रोटीन है, मिनरल है, विटामिन है, और जो प्रोटीन है और फैट है वो एनरिच्ड है एसेंशियल अमीनो एसिड के साथ, एसेंशियल फैटी एसिड के साथ। क्योंकि जो प्लांट प्रोटीन्स हैं वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, उसमें कोई ना कोई एसेंशियल फैटी एसिड या एसेंशियल अमीनो एसिड की कमी रहेगी। लेकिन जो मीट प्रोटीन्स हैं उसमें कंप्लीट एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, कंप्लीट एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। इसलिए मीट एक कंप्लीट डाइट है। इसलिए और इसकी बायोबिलिटी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये फुल्ली डाइजेस्टिबल है। और इसके अलावा जो मीट है उसके जो सेंसरी एट्रीब्यूट्स हैं, कलर, ओडर, ऑल्फेक्शन, ये सब अट्रैक्ट करते हैं हमें और एक मीट को एक कंप्लीट फूड बनाते हैं। तो मीट का अगर हम अप्रोक्सीमेट कंपोजिशन देखें, ये मीट का अप्रोक्सीमेट कंपोजिशन है। और अगर हम इसमें देखें तो जो कोई भी मीट हो उसमें जो प्रोटीन परसेंट है वो वेरी करता है, लगभग 16 to 20%। ये नॉर्मल वेरिएशन है, लेकिन जो मैं डाटा आपको दिखा रहा हूँ ये है यूएसडीए का, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का। इसमें हम देख रहे हैं कि जो एक रॉ मीट कैटेगरी है, कुक्ड मीट कैटेगरी है। और हम किसी में भी देखें तो रॉ मीट में जो प्रोटीन होगा वो कम होगा, कुक्ड में ज्यादा होगा। इसी तरह हम अगर फैट को देखें तो रॉ मीट में फैट कम होगा, जैसे कि यहाँ 6.16 है और फैट 9.19 है। तो रॉ और कुक्ड में डिफरेंस क्यों, प्रोटीन और फैट परसेंटेज में? तो जो रॉ मीट है उसमें मॉइस्चर है, और जब हम मीट को कुक करेंगे तो उसमें मॉइस्चर लॉस होगा। तो इसलिए जो भी कुक्ड मीट होगा या कोई भी कुक प्रोडक्ट होगा तो उसमें प्रोटीन और फैट अकॉर्डिंगली मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा, तो उसका कंटेंट या अमाउंट बढ़ जाएगा। तो इसलिए है, बीफ को ले लें, चिकन को ले लें, कोई भी आप इसमें कैटेगरी देखें तो इसमें रॉ में प्रोटीन और फैट ज्यादा होगा, कुक्ड में प्रोटीन और फैट ज्यादा होगा रॉ से। ठीक है, तो ऐसा है। और हम एस की देखें जो मीट है, मीट में कार्बोहाइड्रेट टोटल जीरो है। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल मसल होता है उसमें लगभग 1% कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन जब मसल से मीट कन्वर्जन होता है तो उस समय जो भी कार्बोहाइड्रेट है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए मीट में कार्बोहाइड्रेट का जो कंसंट्रेशन है वो जीरो है। लेकिन वही हम मिल्क की बात करें, मिल्क में कार्बोहाइड्रेट अराउंड 4.5 से 5% है, जो कि नॉर्मली लैक्टोज है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें जाननी है ऊपर से। और कैलोरीज की देखें, यहाँ कैलोरीज का भी अमाउंट दे रखा है। आप नॉर्मल इतना याद जानिए कि जो रॉ मीट है उसमें कैलोरीज कम होंगी इन रेस्पेक्ट टू कुक्ड मीट, क्योंकि यहाँ भी मॉइस्चर लॉस हुआ। उस हिसाब से जो हमारे पास जो लास्ट में इंग्रेडिएंट बच रहा है उसका हम अप्रोक्सीमेट लगाएंगे तो ऐसा आएगा डाटा। ये सब चीजें हमें जाननी है। ठीक है, तो हेलो हेलो। अब उसके बाद हम सर, देखेंगे कुक्ड सारी बात, मीट में प्रोटीन कैसे बढ़ गया सर? क्योंकि मॉइस्चर लॉस हुआ ना। मॉइस्चर लॉस हो गया इस वजह से, लास्ट बताता हूँ मैं। क्योंकि देखो जो रॉ मीट है उसमें मॉइस्चर ज्यादा है। अब क्या किया, मीट को कुक किया तो वहां से मॉइस्चर लॉस हो गया। तो जो अमाउंट था ना, लास्ट में अगर मॉइस्चर निकाल के उस पर्टिकुलर अमाउंट में हम वेट करें तो प्रोटीन फैट ज्यादा आएगा। ठीक है, वो हमने हमने वो उसमें पढ़ा होगा ना, क्या नाम है, न्यूट्रिशन में मॉइस्चर बेसिस पे निकालते हैं अप्रोक्सीमेट एनालिसिस, फिर इसके बाद एज सच बेसिस पे निकालते हैं, तो उस चीज से वेरी कर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं मीट प्रोटीन। मीट प्रोटीन क्या है कि एक कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ प्रोटीन है, ये कंप्लीट मीट प्रोटीन है क्योंकि यहाँ पे सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है जो कि ह्यूमन के लिए रिक्वायर्ड है। और ये मीट प्रोटीन सुपीरियर है प्लांट प्रोटीन से, क्योंकि प्लांट प्रोटीन में कोई ना कोई एसेंशियल अमीनो एसिड्स का डेफिशिएंसी होता है। और मैंने पहले बताया कि कोई भी लीन मीट कट हो, लीन कहने का मतलब है कि यहाँ हम कोई फैट नहीं ले रहे हैं, लीन मतलब सिर्फ और सिर्फ मीट, वहाँ कोई फैट टिश्यू साथ में नहीं रहेगा। तो लीन मीट कट्स का अराउंड 16.5 से 20% प्रोटीन होता है।
और ये सारी के सारी प्रोटीन एसेंशियल अमीनो एसिड से एनरिच्ड होती हैं। और हम मीट प्रोटीन्स की बात करें तो मीट में कई कैटेगरी की प्रोटीन है, मायोफिब्रिलर प्रोटीन है, सार्कोप्लाज्मिक प्रोटीन है, कोलाजन या कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन है। इसमें जो मायोफिब्रिलर प्रोटीन है और सार्कोप्लाज्मिक प्रोटीन है, इनकी एबिलिटी, इनमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स की एबिलिटी ज्यादा है। और क्योंकि जो मायोफिब्रिलर प्रोटीन जैसे कि एक्टिन, मायोसिन, सार्कोप्लाज्मिक प्रोटीन में मायोग्लोबिन हो गया, ये सब चीजों को हम देखें तो इनकी इसमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स की एबिलिटी ज्यादा है। लेकिन वहीं पे अगर कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन देखें जैसे कि कोलाजन हो गया, इलास्टिन हो गया, रेटिकुलिन हो गया, इसमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स की मात्रा कम है और इसमें खासकर ट्रिप्टोफैन और सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स की भी मात्रा कम है। लेकिन उसमें कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन में पर्टिकुलरली हम कोलाजन को देखें तो कोलाजन में क्या है कि लाइसिन का कंटेंट बहुत कम है, लेकिन कोलाजन में एक है अमीनो एसिड ग्लाइसिन, ग्लाइसिन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन ग्लाइसिन एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है। दूसरी बात, कोलाजन में एक अमीनो एसिड है हाइड्रोक्सीप्रोलिन, उसका लगभग कंसंट्रेशन 13 to 14% होता है, ठीक है। लेकिन इसीलिए और ये कांस्टेंट होता है कोलाजन में, इसलिए हम हाइड्रोक्सीप्रोलिन का कंसंट्रेशन कोलाजन के कंसंट्रेशन को निकालने के लिए यूज करते हैं, ठीक। उसके बाद हम देखें ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स डिफरेंट कैटेगरी का डिफरेंट मीट्स में, तो इसमें हम देखें कि सबसे ज्यादा जो यहाँ पे अमीनो एसिड देखने को मिल रहा है वो है लाइसिन, ल्यूसिन और उसके बाद वैलिन। ये तीन कैटेगरी की जो प्रोटीन है, ये तीन कैटेगरी की जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, ये लैम्ब, पोर्क और बीफ तीनों में ज्यादा है, तो ये हमें याद रखना है। और एसेंशियल अमीनो एसिड्स ह्यूमन के लिए क्या क्या कौन कौन सी हैं, 10 या 11 जो भी हैं रिक्वायर्ड हैं, आप उसको लिस्ट करके याद कर लीजिएगा, वो भी जानना जरूरी है हमें, ठीक। अब उसके बाद मीट फैट की बात करें तो मीट में प्रोटीन के बाद जो एसेंशियल कंपोनेंट है जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, उसके साथ साथ कई ऐसे कंपोनेंट प्रोवाइड कर रहा है जो कि हेल्थफुल लिविंग के रिस्पॉन्सिबल है। तो मीट फैट में एसेंशियल फैटी एसिड्स भी मौजूद हैं जो कि मार्बलिंग से पूरा हो जाता है। मार्बलिंग मतलब इंट्रामस्कुलर फैट जो भी डिपॉजिट हुआ है मीट में, उसमें एसेंशियल फैटी एसिड मौजूद है जो कि हमारे फैट रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है। और जो कैलोरीफिक वैल्यू है, कैलोरीफिक वैल्यू जो मीट का है फैट में, वो पर्टिकुलरली जो उस पर ट्राइग्लिसराइड्स प्रेजेंट है उस पर निर्भर करता है। फॉस्फोलिपिड्स भी हैं, लेकिन फॉस्फोलिपिड्स का कैलोरीफिक वैल्यू में उतना योगदान नहीं है। फॉस्फोलिपिड्स का योगदान है सेल वॉल बनाने में, इसलिए सेल वॉल में जो फॉस्फोलिपिड्स मौजूद हैं उनका कैलोरीफिक वैल्यू में कुछ खास महत्व नहीं है। और हम देखेंगे कि जो मीट है, जो खासकर लीन मीट है जिसमें फैट कंटेंट या फैट डिपोजिशन नहीं है, उसका कैलोरीफिक वैल्यू कोई दूसरे फूड से हम कंपेयर करें उससे कम होगा। और मीट में जो मीट में जो फैट का अमाउंट प्रेजेंट है उसके बेसिस पे कैलोरीफिक वैल्यू डिसाइड होता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, उसका अगर हम एनर्जी कंटेंट की बात करें तो 4 किलो कैलोरी पर ग्राम जो होता है, और इसी तरह जो अगर हम फैट की बात करें तो उसका 9 किलो कैलोरी पर ग्राम ऐसे है। तो 2.25 टाइम्स ज्यादा है फैट की कैलोरीफिक वैल्यू या एनर्जी वैल्यू। इसलिए कोई भी मीट है उसके साथ अगर मार्बलिंग हो गया, कुछ भी हो गया है, तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ जाएगी, तो उस पर डिपेंड करेगा। दूसरी चीज कि जो मीट में फैटी एसिड्स की अगर हम देखें कौन सा कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है, तो मीट में 3 फैटी एसिड्स जो कि सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हैं, उसमें है ओलिक एसिड पहला, दूसरा पाल्मिटिक एसिड, तीसरा स्टीरिक एसिड। उसमें अगर हम ओलिक एसिड देखें तो ओलिक एसिड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो उसके अलावा ये पाल्मिटिक और स्टीरिक एसिड ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है। इसी तरह अगर एसेंशियल फैटी एसिड्स की बात करें, जो एसेंशियल फैटी एसिड की रिक्वायरमेंट है ह्यूमन डाइट में, वो सारे के सारे अनसैचुरेटेड हैं, जिसमें कि लाइनोलिक एसिड है, लाइनोलेनिक एसिड है और एराचिडोनिक एसिड है। जिसमें कि जो लाइनोलेनिक है वो 18 कार्बन है, लाइनोलेनिक भी 18 कार्बन है, और एराचिडोनिक है वो 20 कार्बन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। और सैचुरेटेड फैटी एसिड, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात कर रहा हूँ एसेंशियल फैटी एसिड की, खासकर पोर्क मीट और ऑर्गन मीट में जैसे कि लीवर हो गया, किडनी हो गया, इन सब में जो एसेंशियल फैटी एसिड खासकर लाइनोलिक और लाइनोलेनिक एसिड्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और उसके बाद एक चीज और कि एसेंशियल फैटी एसिड रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो एराचिडोनिक एसिड हमें बाहर से नहीं मिलता। जब शरीर में जो लाइनोलिक एसिड है वो ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो वो एक फैटी एसिड साइकिल, कन्वर्जन साइकिल के थ्रू लाइनोलिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा एराचिडोनिक एसिड में, ठीक है।
और मीट फैट की बात कर रहे हैं तो मीट फैट में आप कोई भी मीट फैट खाइए, चाहे कोई ऑर्गन मीट खाइए, उसमें कोलेस्ट्रॉल रहेगा ही रहेगा। और अपने डाइट में कोलेस्ट्रॉल मिनिमम अमाउंट में, ऑप्टिमल अमाउंट में रिक्वायर्ड है। क्यों? क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल कई सारे प्रिकर्सर फॉर्मेशन के लिए है। जो भी सेक्स हार्मोन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, इनके जो फॉर्मेशन के लिए भी ये प्रिकर्सर का काम करता है। तो हम ऑर्गन मीट की बात करें, ऑर्गन मीट में खासकर ब्रेन की बात करें, ब्रेन में लगभग लगभग 15% कोलेस्ट्रॉल होता है या 15% फैट होता है। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, किडनी, ये सब जो है ऑर्गन मीट्स हैं, इसमें फैट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है। और इसमें जो और इसका फैट अगर हम स्केलेटल मीट या लीन मीट से करें तो इसमें फैट कंटेंट ज्यादा होगा। उसके बाद हम फैटी एसिड कंटेंट देखें, जो कि मैं अभी बात कर रहा था कि सबसे ज्यादा जो मात्रा में फैटी एसिड मीट में प्रेजेंट है वो है ओलिक एसिड। ओलिक एसिड दैट इज 18 कार्बन का है और इसमें वन सैचुरेटेड जो जो डबल बॉन्ड है वो वन है सिर्फ। उसके बाद ओलिक एसिड के बाद है पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन का है और ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है। उसके बाद तीसरा है स्टीरिक एसिड, ये तीसरे नंबर पे है। ये भी सैचुरेटेड है, 18 कार्बन का है। तो ये हमें याद रखना है कि पहला ओलिक एसिड है, दूसरा पाल्मिटिक एसिड है, तीसरा स्टीरिक एसिड है। ठीक है। उसके बाद एसेंशियल फैटी एसिड की बात कर रहा था मैं। एसेंशियल फैटी एसिड में 3 है, लाइनोलिक, लाइनोलेनिक और एराचिडोनिक। लाइनोलिक एसिड की बात करें तो यहाँ अनसैचुरेटेड है, 18 कार्बन का है, यहाँ 2 डबल बॉन्ड है। इसी तरह लाइनोलेनिक का 18 कार्बन का, यहाँ 3 डबल बॉन्ड, और यहाँ एराचिडोनिक एसिड की बात करें तो 20 कार्बन का, यहाँ 4 डबल बॉन्ड है। तो ऐसे हमें याद रखना है फैटी एसिड कौन कौन से मीट में प्रेजेंट है, कौन सा सबसे ज्यादा है, कौन सा कम है, ये सब चीजें हमें याद रखनी है सुपरफिशियली। ठीक है। अब उसके बाद हम मिनरल्स की बात करें तो मीट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ ऑल द मिनरल्स एक्सेप्ट कैल्शियम। ठीक है। तो मिल्क इसी तरह, लेकिन मिल्क में कैल्शियम ज्यादा होता है। और मिल्क एक मीट हो गया और एक हो गया एग। एग में से हम अगर ऊपर से जो सेल है, सेल हटा दें तो तो एग में कैल्शियम नहीं है। तो इसी तरह मीट भी है कि मीट में सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट कैल्शियम। और जो मीट में अबंडेंट मिनरल प्रेजेंट है वो है पोटेशियम। उसके बाद सेकंड नंबर पे है फास्फोरस। और इसके अलावा मीट में जो एसेंशियल मिनरल्स प्रेजेंट है जो कि हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है वो है आयरन। आयरन आयरन क्या है? आयरन जो भी सार्कोप्लाज्मिक प्रोटीन्स हैं बॉडी में, उसके प्रिपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सार्कोप्लाज्मिक प्रोटीन में हम देख लें तो मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन और भी सारे जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में काम करते हैं, जैसे कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, ये सब जो सारे एंजाइम्स हैं इसमें आयरन प्रेजेंट है। तो इसलिए मीट एक अच्छा प्रिकर्सर प्रोवाइड कर रहा है आयरन हमें फूड में, जो कि डेली डाइट में जरूरी है। लेकिन जो स्केलेटल मीट है उसमें ये मिनरल्स की कंसंट्रेशन कम है इन रेस्पेक्ट टू सम ऑर्गन मीट्स। जैसे कि लीवर ले लें, लीवर में क्या है कि आयरन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। उसके साथ साथ यहाँ पे कई सारे विटामिन भी ज्यादा, मैं आगे डिस्कस करूंगा। इसलिए हमने देखा होगा कि इस सब जो ऑर्गन मीट्स है ये लोग कंज्यूम करना पसंद करते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि इसमें मिनरल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, विटामिन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो ऐसा है। और ये जो मीट है, ये जो भी हमें जैसे कि वो जो भी फैट है, प्रोटीन है और मिनरल्स है, विटामिन प्रोवाइड कर रहा है, ये हाईली बायो अवेलेबल फॉर्म में हमें प्रोवाइड कर रहा है। इसके एब्जॉर्प्शन के लिए, इसके एसिमिलेशन के लिए हमारे बॉडी को ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती। तो इसलिए भी लोग इस मीट को या जो भी लाइफस्टाइल प्रोडक्ट को कंज्यूम करना पसंद करते हैं। उसके बाद मिनरल्स के बाद लास्ट में देखें तो मिनरल्स के बाद विटामिन। तो मीट इज ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन, पर्टिकुलरली बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ विटामिन। और जो विटामिन की बात करें तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, लेकिन विटामिन सी मीट में ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है। विटामिन सी मीट में भी एब्सेंट है, मिल्क में भी एब्सेंट है, एग में भी एब्सेंट है। ठीक है। लेकिन कुछ विटामिन जो कि फैट सॉल्युबल हैं वो ऑर्गन मीट में ज्यादा पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे फैट का कंसंट्रेशन ज्यादा है
तो इसलिए फैट सॉल्युबल विटामिन वहाँ पे एब्जॉर्ब होकर उनके साथ ज्यादा एसिमिलेट होते हैं। और दूसरी बात करें कि बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के विटामिन की बात करें तो थायमिन, राइबोफ्लेविन और नियासिन, ये जो तीनों विटामिन हैं इनका कंसंट्रेशन ज्यादा पाया जाता है। और हम बात करें स्पीसीज वाइज, जो थायमिन है, जो पॉर्क में थायमिन 5 to 10 टाइम्स मोर होता है सारे मीट से कंपेरिजन करें। इसी तरह हम बीफ की बात करें तो बीफ में राइबोफ्लेविन ज्यादा होगा और फोलिक एसिड ज्यादा होगा। इसी तरह हम पोल्ट्री मीट की बात करें तो पोल्ट्री मीट में नियासिन ज्यादा होगा। ये सब चीजें हैं, हमें ये सब याद रखनी है। उसके बाद लीन पॉर्क, मैंने बात किया कि जो पॉर्क मीट है वहां पे थायमिन का कंसंट्रेशन 5 to 10 टाइम्स मोर होगा। और हम ऑर्गन्स मीट की बात करें जैसे कि लीवर है, ये सब किडनी है, तो हम ऐसा पाते हैं कि यहाँ पे प्रोटीन और फैट क्या होगा कि दूसरों से कंपेयर करें, जो भी स्केलेटल मीट से कंपेयर करें तो कम होगा। लेकिन यहाँ पे जो मिनरल्स है, विटामिन हैं, वो उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। ठीक है। और इसमें इसी एवज में लीवर को देखते हैं तो लीवर इज ए वेरी रिच सोर्स ऑफ आयरन, राइबोफ्लेविन, नियासिन एंड विटामिन। और खासकर जब हम लीवर की बात करें तो वहाँ राइबोफ्लेविन का कंसंट्रेशन बहुत उसका महत्व है, क्योंकि लीवर ही एकमात्र ऑर्गन मीट है जहाँ पर राइबोफ्लेविन का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा पाया जाता है। अराउंड 27 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ लीवर, ऐसा कुछ है डाटा। तो ये सब शॉर्ट में था न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ मीट में। और हम इसके बात करें इसके कंसंट्रेशन की टेबल्स में, तो सबसे ज्यादा मैंने बताया कि पोटेशियम प्रेजेंट है बॉडी में मिनरल। ये आप देख सकते हैं कि पोटेशियम का कंसंट्रेशन 295 मिलीग्राम पर 100 ग्राम ऑफ मीट लैम्ब में है। फिर पोर्क में 285 मिलीग्राम पर 100 ग्राम ऑफ पोर्क में है। और बीफ में 355 मिलीग्राम पर 100 ग्राम ऑफ बीफ मीट। तो पोटेशियम का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है। उसके बाद फास्फोरस का कंसंट्रेशन ज्यादा है, सेकंड नंबर पे फास्फोरस आता है। तो ये याद रखना कि सबसे ज्यादा फास्फोरस है मीट में, मिनरल्स में, अरे पोटेशियम है, उसके बाद फास्फोरस है। ये सीरीज हमें याद रखनी है। कैल्शियम का कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल अमाउंट है, जब देखिए 10 है, 9 है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है कैल्शियम। ये कैल्शियम उतना ही बॉडी में प्रेजेंट है जितना कि हमारा जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और टी ट्यूब्यूल्स है, जो कि कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए ही कैल्शियम अपनी बॉडी में प्रेजेंट है। उसके अलावा मैग्नीशियम भी है, आयरन भी है। तो आयरन का कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है, 1.2, 2.3 और 2.8 लैम्ब, पॉर्क और बीफ रेस्पेक्टिवली में। तो ये सब चीजें हमें जाननी है। उसके बाद मैं बात कर रहा था विटामिन की। तो विटामिन में खासकर थायमिन की बात कर रहा था कि पॉर्क में ज्यादा है। तो पॉर्क में आप देखेंगे तो यहाँ जो थायमिन है वो 0.76 मिलीग्राम पर 100 ग्राम ऑफ मीट प्रेजेंट है। तो ये जो दर्शाता है कि लैम्ब और बीफ से अराउंड 5 और 10 टाइम्स मोर है, ये एवरेज मान के चलें। इसी तरह तो ये सब इन शॉर्ट मिनरल और विटामिन के बारे में था, रॉ मीट में कितना प्रेजेंट है, और यही सब चीजें हैं। और अगर किसी तो आज के लिए मैंने इतना ही रखा था। अब किसी को कुछ पूछना हो क्वेश्चन, वो पूछ सकता है अब। ठीक है। हाँ सुभद्रा, क्या पूछ रही थी? फिर से पूछना, पूछ लो। सर पूछ रहे थे ना कि रॉ मीट में ये प्रोटीन कम है और कुक्ड में ज्यादा कैसे हो जाता है, ये पूछ रहे थे सर। हाँ बता रहा हूँ। तो अगर हम देखें कि जैसे रॉ मीट है, ठीक है, तो रॉ मीट में मॉइस्चर ज्यादा है। लेकिन जब हमने मीट यस को सर। कुक किया, मीट को जब हमने कुक किया तो क्या हुआ कि मॉइस्चर कम हो गया। तो जैसे कि रॉ मीट में मान लीजिए मॉइस्चर है, हमने वहां प्रोटीन 20 पाया, वहां मॉइस्चर मान लीजिए 70% है। ठीक। अब उसके बाद मीट को यस हमने सर। कुक कर दिया। मीट को कुक कर दिया तो जो मॉइस्चर है अराउंड वो 50% मॉइस्चर लॉस हो जाएगा। तो अब हम जो प्रोटीन हाँ। निकालेंगे, मॉइस्चर लॉस करके निकालेंगे ना, तो प्रोटीन का कंसंट्रेशन अपने आप ज्यादा आएगा। समझ रहे हो? आपने न्यूट्रिशन में पढ़ा होगा, सच बेसिस और मॉइस्चर बेसिस पे प्रोटीन फैट वही हो यस रहा है सर। और कुछ नहीं। आया समझ में? अच्छा। हाँ सर। हाँ, और कुछ? सर और ये क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट जीरो ही होता है सर, कुछ भी इसमें कंसंट्रेशन नहीं होता है। जैसे कि मीट मैंने बताया ना, मसल रहता है उसमें कार्बोहाइड्रेट लेस देन 1% होता है। इवन नॉर्मल मसल में भी जब इनमें लाइव होता है, तो जब कन्वर्जन ऑफ मसल टू मीट होता है तो सारे के सारे ग्लाइकोजन लगभग लगभग वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो ही जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट बचता ही नहीं है। तो जब बचेगा नहीं तो जीरो मानेंगे ना हम लोग फिर तो। हम्म।
हाँ, तो जब ना कन्वर्जन ऑफ मसल टू मीट आपने पढ़ा नहीं है शायद, आप जब पढ़ोगे तो देखना कि सारे के सारे जो कार्बोहाइड्रेट रिजर्व हैं बॉडी में, खासकर ग्लाइकोजन और ग्लूकोज, वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो उस पीएच डिक्रीज के कारण ही आगे के सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जो कि मीट फॉर्मेशन के हाँ रिस्पॉन्सिबल है। सर, वो तो पढ़े थे, लेकिन ये नहीं ध्यान रहा था कि पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, लगभग ऑलमोस्ट बोल सकता हूँ मैं, कुछ ट्रेसेस में रह जाते हो, ऑलमोस्ट बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि सर हाँ बोलो। सर जो आप बताए ऑर्गन मीट जो है उसमें कोलेस्ट्रॉल के बारे में, जो बैड कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल दोनों रहता है कि एक ही रहता है उसमें? अब एक्चुअली बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन ऐसा है नहीं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है पर्टिकुलर जब ऑप्टिमल अमाउंट में लें तभी गुड है, अगर उस कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो गया तब वो अपने आप बैड हो जाता है। तो इसलिए अगर हम उसको ऑप्टिमल अमाउंट में जितना रिक्वायर्ड है बॉडी में हमारे लिए डेली, उतना हमें कोलेस्ट्रॉल मिल रहा है तो हम उसको गुड बोलेंगे। अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो अपने आप बैड हो जाएगा, क्योंकि जब ज़्यादा अमाउंट में होगा तो ब्लड वेसल्स को थिकनिंग करेगा, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस फॉर्मेशन, थ्रोम्बोसिस, ये सब चीजें होती हैं। तो ये सब कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। और जो कोलेस्ट्रॉल है ना, कोलेस्ट्रॉल सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट में ही पाया जाता है, अरे एनिमल प्रोडक्ट में, प्लांट नहीं, प्लांट में फाइटोस्ट्रॉल्स होते हैं। तो हम भी जो मिल्क ले रहे हैं, मीट ले रहे हैं, इवन एग से भी कोलेस्ट्रॉल मिल रहा है हमें, तो ये अमाउंट ही निर्भर करता है ये सब कुछ। और कोई? ओके सर मीट और मिल्क दोनों कंप्लीट फूड में आता है ना सर, मीट और मिल्क दोनों ना? हाँ, कंप्लीट फूड है ही, क्योंकि सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन हम ना जो एग है, एग को ऐसा मानते हैं कि ये कंप्लीट है, आइडियल है, उसका हम स्कोर 100 देते हैं जब हम कंपेयर करते हैं। तो इस उसमें जब उसी में मीट और प्रोटीन थोड़ा नीचे आ जाते हैं, उससे फिर उसका जो स्कोर होता है ना वो कम हो जाता है जब हम उससे कंपेयर करते हैं एग से। लेकिन इसमें हम लोग मान के चलते हैं कि ऑलमोस्ट एसेंशियल फैटी एसिड और एसेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट हैं, इसलिए हमारे डाइट में एक लाइव स्टॉक प्रोडक्ट का कंजम्पशन होना चाहिए। WHO भी रिकमेंड करती है, ICMR भी रिकमेंड करती है। मैंने आपको बता रखा है कि जो मिल्क है उसकी कितना रिक्वायरमेंट है, 285 ml पर डे एक ह्यूमन के लिए रिक्वायर्ड है। इसी तरह मीट की भी रिक्वायरमेंट है, और इसी तरह एग का रिक्वायरमेंट है कि आदमी को एक दिन में आधे अंडे खाने का रिक्वायरमेंट हो, एक तो 180 अंडे पर साल, ऐसा रिकमेंडेशन टाइप का है। तो ये सब चीजें हैं। और हम अगर प्रोटीन एबिलिटी की बात करें तो ऐसा 1965 का रिसर्च आर्टिकल है कि जैसे ह्यूमन बॉडी वेट के 1 किलो बॉडी वेट के लिए 1 ग्राम प्रोटीन एसेंशियल है। तो मान लो आइडियल हमने 60 किलो का एक आदमी आइडियल पर्सन मान लिया, तो उसमें से 60 ग्राम प्रोटीन उसको डेली चाहिए। उसके बाद ऐसा भी रिक्वायर्ड है कि उस 60 ग्राम में से 50% प्रोटीन जो होना चाहिए एनिमल डाइट से आना चाहिए या लाइव स्टॉक ओरिजिन से आना चाहिए। तो मतलब 30 ग्राम प्रोटीन जो हमें मिल्क से, मीट से, एग से मिले। लेकिन हमारे इंडिया में इसकी इतनी एबिलिटी है नहीं। हमारे इंडिया में एबिलिटी सिर्फ है 10 ग्राम, एक आदमी को लाइव स्टॉक ओरिजिन का सिर्फ 10 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। लेकिन 10 ग्राम मिल रहा है इसलिए हमारे देश में माल न्यूट्रिशन, माल डेफिशिएंसी की कंडीशंस पाई जाती हैं। ये सब चीजें हैं। तो हमारा इंडिया गवर्नमेंट ने कोशिश करी है कि जो 10 ग्राम अवेलेबल है उसको हम 20 ग्राम कैसे करें। तो जब 20 ग्राम करने की बात करते हैं तो इसके लिए कितना लाइव स्टॉक प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा, उससे कितना लाइव स्टॉक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बढ़ेगा। ये सब चीजें डाटा है, मैं कभी आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, लेके आऊंगा डाटा। ये सब चीजें हैं सर। सर जितना भी प्रोटीन पाउडर है उसमें सर क्या सिर्फ एनिमल प्रोटीन ही रहता है कि प्लांट प्रोटीन रहता है? लेकिन सर प्लांट, आप जो बोले प्लांट प्रोटीन में सारे इसेंशियल एमिनो एसिड नहीं रहते हैं। प्लांट प्रोटीन कौन कौन सा, किस प्रोटीन पाउडर की बात कर रहे हैं आप जो मार्केट में अवेलेबल है? प्रोटीन पाउडर जो आता है सर, प्रोटीन पाउडर जो आता है शेक टाइप का। हाँ, तो जो जैसे कि प्रोटीन पाउडर की बात कर रहे हो आप, जैसे कि आप लोग आप देखा होगा कि आजकल लोग जो भी जिम जाते हैं तो वो लोग वे पाउडर यूज करते हैं, देखा हाँ होगा सर। आपने। हाँ, तो वे हाँ पाउडर जैसे क्या बहुत है? सारा मेक प्रोटीन हो गया जो। हेलो, हाँ बोलो। हेलो।
हाँ उसमें सर वो एनिमल प्रोटीन रहता है कि उसमें प्लांट प्रोटीन का ही रहता है, लेकिन प्लांट प्रोटीन में सर आप जो बोलेगा कि देखो वहाँ एक्चुअली एनिमल प्रोटीन का बायोबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन प्राइस हाई है, वहाँ पे दाम ज़्यादा पड़ जाएगा। तो उसको कंपनसेट करने के लिए प्लांट प्रोटीन्स को उसमें मिक्स करते हैं, और जो डेफिशिएंसी है प्लांट प्रोटीन में उसको बाहर से ऐड कर देंगे फीड एडिटिव के रूप में या फूड एडिटिव के रूप में। उसको कंप्लीट डाइट तो बनाना अपने हाथ में है ना। अगर हम कोई प्लांट प्रोटीन यूज कर रहे हैं, मान लो सोयाबीन से प्रोटीन लिया हमने, तो हमें पता है कि यहाँ पे कौन सा प्रोटीन, कौन सा एसेंशियल अमीनो एसिड वो कम है, उसको बाहर से ऐड करके हम उसको पूरा कर देंगे। तो इसलिए जो भी मार्केट में हमारे पास प्रोटीन अवेलेबल है, कोई भी जो भी प्रोटीन पाउडर अवेलेबल है, वो कंप्लीट है तरीके से, क्योंकि उसका न्यूट्रिशनल कंपोजिशन हमें पता है, इसलिए। और कुछ? सर गिबलेट क्या होता है सर? गिबलेट तुम लोग को नहीं बताया मैंने? गिबलेट वर्ड यूज नहीं होता है सर। पोल्ट्री में। तो पोल्ट्री में जो हार्ट, लीवर, लंग और ये सब है ना, इसको एक साथ हम पाएं, अगर एक साथ अगर निकाल लें और इसको प्रोसेस करें, इसको गिबलेट गिबलेट बोलते हैं। सर और एनिमल में, एनिमल के कैसे हैं? एनिमल में गिबलेट जैसा टर्म कुछ है नहीं, पोल्ट्री के टर्म में गिबलेट टर्म यूज करते हैं। और इसमें वेरी करता है ना, ये 3-4 ऑर्गन एक साथ लेते हैं, हार्ट, लंग, लीवर, शायद कहीं कहीं गिजार्ड है, गिजार्ड का याद नहीं आ रहा, लेकिन हार्ट, लंग, लीवर लेते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, इस तरह ना, ये जो एनिमल में हम लोग एक टर्म यूज करते हैं प्लग, पता है आप लोग को प्लग? तो प्लग नहीं जो सर। टर्म, हाँ, तो इसी तरह एनिमल में जो टर्म यूज करते हैं प्लग, प्लग में क्या होता है, ट्रैकिया, ओइसोफेगस, हार्ट और लंग, ये, और कहीं कहीं लीवर भी, इन चारों पांचों ऑर्गन को एक साथ जब हम बोले तो इसको बोलते हैं प्लग। आप लोग लिख लीजिएगा, मैं किसी दिन इसको डिस्क्राइब कर स्पेलिंग दूंगा। क्या है सर पी प्लग एल का? यू सी के PLUCK, प्लग। हो सकता है जैसे कि स्वाइन का जब हम प्लग यूज करते हैं उसमें सब कुछ आ जाता है, ट्रेकिया, ओएसोफेगस, हार्ट, लंग, लीवर, लेकिन जब कैटल, बफेलो, शीप, गोट की बात करते हैं शायद वहाँ लीवर नहीं आता है। मैं इसको देख के बता दूंगा अगले टर्म, अगले लेक्चर में। तो इसी तरह मतलब प्लग यहाँ पे हो गया, उसी तरह गिबलेट है, मतलब टर्म अलग अलग है, लेकिन एक साथ हम जब कंसिडर करते हैं तब ऐसा है। सर तो ऑफल्स क्या होता है सर? जब गिबलेट हो गया, लंग, लीवर, हार्ट, तो ऑफल अरे क्या हुआ सर? ऑफल्स मतलब सारा, जो भी ऑर्गन्स मीट है, जो भी एडिबल बाई प्रोडक्ट है, सबको ऑफल बोलते हैं हम, समझ रही हो? ऑफल ऐसे पर्टिकुलर को नहीं बोलेंगे मतलब हम। पूरे हाँ हाँ, ऑफल मतलब एडिबल जो भी बाई प्रोडक्ट है ना, उसको ऑफल बोल सकते हैं हम। ऑफल पर्टिकुलर हम खाली लीवर, लंग को नहीं बोल सकते हम। ऑफल एक तो तरीके मीट से, के अलावा जो बाई प्रोडक्ट है ना सर, उसको ना, हाँ हाँ मीट को हाँ तो नहीं हाँ ना, हाँ मीट को छोड़, हाँ हाँ मीट को हाँ, भी? मीट इज नॉट अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है। वही ना सर, इसीलिए हाँ तो बोल हाँ रहे हैं, तो मीट के अलावा हाँ, जो है ना वो मीट ना। के अलावा जो भी एडिबल चीजें हैं, जो भी एडिबल बाई प्रोडक्ट है, उसको हम ऑफल बोल सकते हैं। खासकर ऑर्गन मीट्स को हम ऑफल बोलते हैं, एडिबल ऑर्गन मीट्स को। लेकिन गिबलेट में तो 3 ही हम्म। ऑर्गन आ रहा है ना, जैसे कि किडनी भी यस एडिबल सर। है, तो उसको हम ऑफल, उसको हम लोग गिबलेट थोड़ा ना बोलेंगे, तो उसको हम लोग थोड़े ना प्लग बोलेंगे। तो ये जो टर्म है प्लग और ये दूसरा गिबलेट, इसमें जो ऑर्गन्स आना है वो फिक्स है, जो भी इसमें ऑर्गन मेंशन होना है, तो वो चीजें हैं। और कोई पॉन्स भी कोई टर्म है सर, क्या पॉन्स करके, क्या पॉन्स क्या? करके कुछ? पांच, हाँ, ये जो है ना र्यूमन रेटिकुलम, तो उसमें शायद पांच बोलते हैं, र्यूमन रेटिकुलम शायद शायद र्यूमन को बोलते हैं, क्योंकि जो रेटिकुलम है उसको हनी कॉम बोलते हैं। ये सब सिनोनिम है। ये सब थोड़ा सा आप लोग देखना, उसमें दिया है BD शर्मा में ना, एक टेबल बना होगा एडिबल बाई प्रोडक्ट में, तो उसमें र्यूमन के लिए क्या टर्म है, रेटिकुलम के लिए क्या टर्म है, तो पांच बोलते हैं शायद र्यूमन को, रेटिकुलम को हनी कॉम बोलते हैं, इसी तरह लंग को लाइट्स बोलते हैं, इसी तरह टेस्टिस को मॉन्टोनोस्टर चाहे फ्राइज बोलते हैं। उसके बाद जो ये थाइमस हो गया, उसको स्वीट नेक ब्रेड बोलेंगे। ये सब टर्म है क्या अलग अलग। बोले? हाँ, थाइमस को क्या बोले सर? स्वीट स्वीट? स्वीट नेक ब्रेड, ठीक है। तो ये सब सारे टर्म हैं
सर कुछ कुछ जो कॉमन होगा ना सर बता दीजिएगा ना एक दिन। ठीक है, अभी ना ये कोर्स खत्म हो जाता है तो लोग को रिवाइज करा देंगे एक बार हम कोर्स धीरे धीरे। ठीक, उसमें इम्पोर्टेंट क्या है सब देख लेंगे। यस सर। और किसी को कुछ पूछना है? सर मीट खाने का इतना एडवांटेज बताते, कुछ डिसएडवांटेज बताते थे, खाने का मन करने लगता है। क्या एक बार फिर से बोलो निशांत, फिर से क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। कुछ तो नहीं, बात बोल मीट रहे हैं का सर, इतना डिसएडवांटेज पूछ रहा है सर। मतलब इतना डिसएडवांटेज बता मन दिए। कर रहा है। देखो ताकि अब कम अब खाए। अब मैं पैराडॉक्स की बात करता हूँ। ठीक है, मीट में पैराडॉक्स है क्या कि जैसे कि ना इसमें एक साथ दो इशू चल रहा है। ऐसा बोलते हैं कि मीट बहुत अच्छा है, प्रोटीन है, फैट है, एसेंशियल फैटी एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है ये है। लेकिन क्या है, लोग बोलते हैं कि इसमें कोलेस्ट्रॉल है मीट में। अब देखो बता रहा हूँ डिसएडवांटेज। ऐसा बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल है, इसमें फाइबर नहीं है। तो जब हम मीट को खाएंगे, खासकर रेड मीट जैसे कि बीफ हो गया, पोर्क हो गया और चिकन हो गया, ऐसा मटन हो गया, तो इसको जब खाएंगे तो कोलोरेक्टल कैंसर के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि फाइबर नहीं है। तो उसकी वजह से जो डाइजेशन है वो अच्छे से नहीं होगा, तो कोलोरेक्टल कैंसर के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये एक पहला पैराडॉक्स हो गया। दूसरा पैराडॉक्स बोलते हैं कि मीट में क्या है कि हम एक तरफ यूज करते हैं ना, बताया होगा नाइट्रेट, नाइट्रेट अभी बताऊंगा आगे। तो इसमें एडवांटेज बताते हैं कि जब नाइट्रेट नाइट्राइट यूज करेंगे तो मीट में अच्छा क्योर्ड कलर आएगा। दूसरा एडवांटेज बोलते हैं कि जो क्लास्ट्रोडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया है वो मर जाएगा, उसका ग्रोथ नहीं होगा। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या बोलते हैं, तो जो नाइट्राइट है, नाइट्रेट है, उसकी वजह से कई सारे यहाँ पे कैंसरस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, उससे आदमी को कैंसर हो जाएगा। ये दूसरा पैराडॉक्स है। कई सारे पैराडॉक्स हैं इसी तरह। तीसरा फैट को लेके है, फैट को लेके, कोलेस्ट्रॉल को लेके बता ही दिया। तो ऐसे कई सारे हैं, जब मैं प्रोसेसिंग बताऊंगा तो इसको डील करूंगा। तो अभी भी मीट इंडस्ट्री में या मीट साइंटिफिक पैनल में डिस्कशन है ये कि मीट फूड को हम क्या माने, ये ह्यूमन डाइट के लिए अच्छा माने कि खराब माने। लेकिन ये पैराडॉक्स है, ये बैलेंस तरीके से हम खाएं तो ऐसा कोई डिजीज कंडीशन कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, ये चीज है। वैसे तो सर बहुत कुछ है जो एक्सेस लेगा अगर डाइट में, या एक्सेस अगर डोज लेगा तो हाँ, हानि तो ही इसीलिए ना मैं करेगा। बोला ऑप्टिमम कंसंट्रेशन वही में या बात मीट के साथ मिनिमल भी है। अमाउंट में कंज्यूम करें तो वो बेहतर है खाने के लिए। लेकिन है कि मीट में जो फाइबर है वो जीरो है, इसलिए एक कोलोरेक्टल कैंसर के चांसेस हो जाते हैं। इसी तरह हम लोग ना वेस्टर्न कंट्री में लेकिन मतलब आज देखें जैसे कि वो लोग जैसे हम लोग तो सब मीट के साथ थोड़ा कार्बोहाइड्रेट, चावल ले लिए, थोड़ा कुछ और ले लिए, वहां पर देखते हैं मीट ही खाता है, छोड़ देता है और कुछ खाना। हाँ, तो अपना जो ऐसा सिनेरियो वो है लोग। देखो, हाँ सही बोले। और खासकर वहाँ निशांत ना, वहाँ पे हाँ रॉ मीट खाने का आदत है, बॉइल्ड मीट। तो यस अच्छा। आपने सर। देखा होगा कि जो फॉरेन कंट्रीज में है, जो डिजीज का जो पैथोजेनिक मतलब माइक्रोब्स हैं, वो वहाँ पे डिजीज ज्यादा काज करते हैं, लिस्टीरिया, साल्मोनेला, ये सब डिजीज वहाँ मीट से ज्यादा फैलते हैं। लेकिन जो हमारा कुकिंग पैटर्न है, हम अच्छे से मीट को कुक करके खाते हैं, उसके साथ साथ मसाले डालते हैं, तो उस पे जो भी मसाले में एसेंशियल ऑयल्स हैं या एंटीबैक्टीरियल फैक्टर हैं, वो हमारे मीट को एक अच्छा बेहतर बना देते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग फाइबर भी यूज कर रहे हैं, जैसे कि सब्जी भी हम लोग खा रहे हैं रेगुलर, ऐसा नहीं कि डेली डेली मीट ही खा रहे हैं। तो इसलिए ना जो इंडियन कंजम्पशन पैटर्न ऑफ मीट है वो एक बेहतर है, जो कि हेल्थ बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू से है, ऐसा है। अच्छा सर, जैसे मीट को इतना कुक करते हैं तो जो प्रोटीन होता है वो डिनेचर्ड नहीं होता है सर, प्रोटीन और जो 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 टेम्परेचर रिक्वायर्ड है डिनेचुरेशन के लिए, हो सकता है कुछ में डिनेचुरेशन हो भी जाए, लेकिन उतना फर्क नहीं पड़ता कि प्रोटीन की क्वालिटी खराब हो जाए और उससे मैक्सिमम हमें। तो रहेगा ही। हाँ, अभी एक दिन डीनेचुरेशन पे बात करेंगे कि 60 डिग्री सेल्सियस पे मायोग्लोबिन डीनेचर हो जाएगा, 75 से 80 डिग्री पे ये डीनेचर हो जाएगा। तो ऐसा है, एक पर्टिकुलर 74 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है हमें मीट को अंदर कोर टेम्परेचर कुक करने के लिए, वो मिल जाता है, जिससे कि सारे माइक्रोब्स जो पैथोजेनिक माइक्रोब्स हैं, साल्मोनेला और लिस्टीरिया, सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो टेम्परेचर एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम हो जाता है, और प्रोटीन के जो न्यूट्रिशनल एबिलिटी है उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, डीनेचुरेशन हो भी जाता है तो भी। ठीक है, और कुछ